नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल वन डे एग्ज़ाम विद शुभम में स्वागत है। हम आज आपको यूपी टेट या सुपर टेट के लिए सीडीपी की संपूर्ण सिलेबस की जानकारी देने वाले हैं। फिलहाल ये सिलेबस मुख्य रूप से यूपी टेट के लिए है। पहला टॉपिक है, इसमें पहला टॉपिक है, देखिए आप, शि- शिक्षा एवं मनोविज्ञान। पहले टॉपिक में शिक्षा एवं मनोविज्ञान है। इसके अंतर्गत आपको शिक्षा एवं मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ना है और मनोविज्ञान का विकास किस क्रम में हुआ है, उन विचारधाराओं को आपको पढ़ना है पहले टॉपिक में, शिक्षा एवं मनोविज्ञान। इसके बाद आप दूसरा टॉपिक देखिए, बाल विकास। बाल विकास में वृद्धि एवं विकास है। इसमें वृद्धि एवं विकास पढ़ना है। बाल विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत मुख्य रूप से आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, गर्भावस्था, ये चार अवस्थाओं को आपको विस्तार रूप से पढ़ना है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे 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 कौन कौन से कारक हैं जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। मुख्य रूप से दो कारक होंगे, एक वंशानुक्रम, एक वातावरण। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक एक वंशानुक्रम और एक वातावरण, ठीक। उसके बाद बाल विकास के क्षेत्र हैं। बाल विकास क्षेत्र विस्तृत टॉपिक है। बाल विकास का जो क्षेत्र है उसमें एक शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, ओके। उसके बाद संवेगात्मक विकास पढ़ना है, ठीक। जब आपने शारीरिक विकास पढ़ेंगे, मानसिक विकास पढ़ेंगे, इसके बाद जब आप संवेगात्मक विकास पे आएंगे, इसके अंतर्गत 4-5 टॉपिक होते हैं। जैसे एक मूल प्रवृत्तियां हो गई, संवेग हो गए, संवेगात्मक वृद्धि हो गया और एक संवेगात्मक विकास हो गए। हमने क्या क्या पढ़ा, शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया। संवेगात्मक विकास के अंदर 4-5 टॉपिक वो हो गए, उसको देखा। उसके बाद आपको देखना है भाषा का विकास। भाषा के विकास में मुख्य रूप से आपको जो देखना है, चोमोस्की की भाषा विकास का सिद्धांत, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चोमोस्की की भाषा विकास का सिद्धांत देखना है। उसके बाद नैतिक विकास देखना है। नैतिक विकास में कोलबर्ग एवं पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। भाषा में आपको चोमोस्की की भाषा का विकास का सिद्धांत देखना होगा। नैतिक विकास में कोलबर्ग एवं पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत देखना है। उसके बाद आपको संज्ञानात्मक विकास देखना है। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत देखना है। मतलब हर एक वैज्ञानिक जो होते हैं अपने अपने क्षेत्र में कुछ इनकी परिभाषाएं हैं, कुछ थ्योरी हैं, कुछ मान्यताएं हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा। तो आपने क्या देखा, कौन सा टॉपिक, बाल विकास के क्षेत्र। बाल विकास के क्षेत्र में मुख्य रूप शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ये 4-5 टॉपिक किसमें हो गए। तीसरा टॉपिक जो है वो क्या है, बुद्धि है। बुद्धि की परिभाषा आपको देखना है, बुद्धि के सिद्धांत देखने हैं, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। जहाँ भी आपको प्रभावित करने वाले कारक दिखेंगे, एक तो पर्यावरण दिखेगा और दूसरा आपको आनुवांशिक दिखेगा। पर्यावरण और आनुवांशिक दो ही मुख्य रूप से कारक होते हैं, ठीक। अब देखिए, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, पर्यावरण कारक, आनुवांशिक कारण, बुद्धि के सिद्धांत जो है, कई इसमें सिद्धांत आते हैं। एक होता है, पहला जो होगा, एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत। ये जो सिद्धांत हैं, जैसे देख लीजिए, एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, ये सिद्धांत अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिए हैं और इनके अलग अलग जो वैज्ञानिक दिए हैं उनका अलग अलग मत है। बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, प्रतिदर्श का सिद्धांत, तरल तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत। ये बहुबुद्धि का सिद्धांत 2 बार हो गया। अंत में इसमें जो होगा, बुद्धि का मापन एवं परीक्षण, जो टॉपिक तीसरा है, इसका जो चौथा सब टॉपिक होगा, बुद्धि का मापन एवं परीक्षण होगा। तीसरे टॉपिक में आप पेन और एक रफ लेके बैठिएगा, आप इस टॉपिक को बारीक से लिखते चलिए। इसके बाद आप क्या करिए, इसके बाद पढ़ाई शुरू करिए आप।
टॉपिक चौथा देखिए, टॉपिक चौथा में जो हो गया व्यक्तित्व हो गया, अर्थात व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी हो गया। अब व्यक्तित्व की परिभाषाएं होंगी, व्यक्तित्व के सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत पढ़ना है, व्यक्तित्व के प्रकार पढ़ना है इसमें आपको, और व्यक्तित्व मापन की विधियां है। जैसे उसमें आपने बुद्धि मापन एवं परीक्षण पढ़े थे, वैसे इसमें व्यक्तित्व मापन की विधियां पढ़ेंगे, व्यक्तित्व के प्रकार पढ़ेंगे, व्यक्तित्व के सिद्धांत पढ़ेंगे, और व्यक्तित्व की परिभाषा आपको पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक चौथा हो गया। इसका जो पांचवा टॉपिक है सृजनात्मकता। पांचवा टॉपिक आपको क्या दिख रहे हैं, सृजनात्मकता। इसमें सृजनात्मकता की परिभाषा पढ़ना है, सृजनात्मक के प्रमुख तत्व पढ़ना है आपको, सृजनात्मकता की अवस्थाएं पढ़ना है, सृजनात्मकता के सिद्धांत, सृजनात्मकता को बढ़ाने की विधियां या विधाएं। तो सृजनात्मक प्रमुख तत्व क्या हो गए, इसकी क्या अवस्थाएं होती है, इसके क्या सिद्धांत होते हैं, इसके बढ़ाने की क्या विधियां होती है या विधाएं होती है सृजनात्मकता की। टॉपिक 5 के अंतर्गत आपको सब चीज़ें सृजनात्मकता के अंतर्गत ही पढ़ना होगा। इसमें दो टॉपिक छोटे छोटे, एक तो तर्क चिंतन, तर्क एवं कल्पना, एक समस्या समाधान। समस्या समाधान एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर समस्या की पहचान करना, उसे उसकी परिकल्पना और अवलोकन इत्यादि चीज़ें जो होती है समस्या के समाधान में आएंगे। सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत, टॉपिक 6 देखिए आप, सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत है। सीखने या अधिगम का अर्थ, सीखने को ही हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। सीखने अधिगम का अर्थ एवं प्रभावित करने वाले कारक, कारक वही है, एक तो आनुवांशिक कारण, दूसरा वातावरण कारण। अधिगम की विधाएं, अधिगम की क्या विधाएं होती है, अधिगम के क्या तरीके होते हैं। एक तो करके सीखना अधिगम, एक अनुकरण विधि द्वारा, निरीक्षण विधि द्वारा, परीक्षण विधि द्वारा, खेल विधि द्वारा, ये सब क्या होती हैं, अधिगम या सीखने की विधाएं होती हैं। इसके बाद आप देखिए इसमें अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम की प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अधिगम का वक्र, अधिगम का पठार, अधिगम स्थानांतरण। मुख्य रूप से 3 अधिगम की प्रक्रिया में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, अधिगम का वक्र, अधिगम पठार, अधिगम स्थानांतरण। अब अधिगम के नियम, मुख्य रूप से जो नियम होते हैं 2 होते हैं, मुख्य या प्राथमिक नियम होगा, एक होता है गौण नियम। गौण नियम शायद 5 नियम रखा गया, हमें ध्यान नहीं आ रहा है। तो अधिगम के नियम में मुख्य प्राथमिक नियम हो गया, और दूसरा क्या हो गया, गौण नियम हो गया। उस अधिगम की प्रक्रिया हो गई। इसके सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत में पहला टॉपिक जो है, सीखने या अधिगम का अर्थ एवं प्रभावित करने वाले कारक, इसके अंतर्गत आनुवांशिक कारण हो गए और वातावरण कारण हो गए। और अधिगम की विधाएं, करके सीखना, अनुकरण विधि, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, खेल विधि। अधिगम की प्रक्रिया 3 होती, अधिगम वक्र, अधिगम पठार, अधिगम स्थानांतरण। अधिगम के नियम मुख्य प्राथमिक नियम या गौण नियम। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, थार्नडाइक का सिद्धांत हो गया, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। पावलोव का सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, इस स्किनर का सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, कोहलर का सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, माफ करने कोलबर कह रहे हैं, कोहलर का सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें कई वैज्ञानिकों के सिद्धांत आते हैं जो अधिगम में सीखने के प्रमुख सिद्धांत कहिए, अधिगम के सिद्धांत कहिए, इन लोगों के सिद्धांत को आपको पढ़ना पड़ेगा, वो भी विस्तृत पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी टेट के लिए या सुपर टेट के लिए। इसके बाद आप देखिए शिक्षण एवं शिक्षण की विधाएं, टॉपिक 7 शिक्षण एवं शिक्षण की विधाएं हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहला जो इसमें सब टॉपिक है, शिक्षण का अर्थ, शिक्षण का अर्थ एवं सिद्धांत। शिक्षण का अर्थ है एवं सिद्धांत है, जो इसमें पहला टॉपिक है। इसके बाद जो होती है शिक्षण की विधाएं, शिक्षण की नवीन विचारधारा। अब देखिए जो इसमें एक टॉपिक हो गया शिक्षण का अर्थ एवं सिद्धांत, शिक्षण की विधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं। शिक्षण की विधाएं,
शिक्षण की विधाएं जो होती हैं इसके अंतर्गत आपको 6-7 टॉपिक पढ़ना पड़ता है। एक तो होता है सूक्ष्म सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण हो गया, शिक्षण के आधारभूत कौशल हो गए, शिक्षण स्तर हो गए, शिक्षण अधिगम सामग्री, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक व्यापक मूल्यांकन आता है, एक सतत मूल्यांकन आता है। शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसमें जिसको हम लोग कहते हैं TLM। 8वां टॉपिक समावेशी शिक्षा। इसमें समावेशी शिक्षा में जो होते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संस्थाएं। जैसे विशिष्ट आवश्यकता बच्चे कौन से, कोई अंधा बच्चा हो गया, विकलांग बच्चे हो गए, बहरे बच्चे हो गए, इन बच्चे को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट बच्चे कहते हैं। या जो जिनकी बुद्धि लब्धि जो होती है 140 IQ प्लस होती है, वो भी क्या होते हैं, विशिष्ट बच्चे के अंतर्गत आते हैं। ये सामान्य बच्चे से हटके होते हैं। अधिगम की अक्षमता, तो समावेशी शिक्षा में आपको विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हो गए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संस्थाएं हो गई, शिक्षण अधिगम अक्षमता हो गई। ये 8वां टॉपिक था। इसी से आपका CDP का सिलेबस खत्म हो गया। देखिए हमने आपको यूपी टेट से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी हमने बता दिया था कि इस पे कितने नंबर आते हैं, कितने कैसे क्या होता है। हमने एक वीडियो इसके पहले दे दिया है, उसको आप देखने के बाद आप देखिए तब इस वीडियो में हमने क्या चालू किया कि यूपी टेट में कुल 150 अंक होते हैं। 150 अंक जो होते हैं मुख्य रूप से 5 भागों में बट के आते हैं, जिसमें से 30 अंक जो होते हैं आपके CDP से आते हैं। उसके बाद 30 अंक जो होते हैं आपके मैथ से आते हैं। उसके 30 अंक जो होते हैं आपके हिंदी से आते हैं। उस 30 अंक आपको EVS से आते हैं। इस प्रकार करके आपको पूरा 150 अंक आते हैं। उसमें आप CDP के 30 प्रश्न हो गए, मैथ के 30 प्रश्न हो गए, हिंदी के 30 प्रश्न हो गए, EVS के 30 प्रश्न हो गए। एक आप जो भाषा सेकंड लेते हैं उसमें आप संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक भाषा लेंगे अगर, उसमें से आपको 30 अंक आते हैं। हमने क्या किया कि आज CDP के हमने संपूर्ण सिलेबस का एनालिसिस कर दी। क्या 8 टॉपिक होते, 8 टॉपिक के अंतर्गत सब टॉपिक क्या क्या होती हैं, कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, क्या टॉपिक नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट जो होते हैं हमने पूरा आज CDP का सिलेबस को हमने बता दिए। ठीक इसी तरह हम एक दिन मैथ का सिलेबस बताएंगे, फिर हिंदी का सिलेबस बताएंगे, EVS का सिलेबस बताएंगे और सेकंड भाषा का हम सिलेबस बता देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।